नमस्कार दोस्तों। जहाँ बनारस वाराणसी, जहाँ हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी है, और बाबा विश्वनाथ का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो भी है, जिसका भी हाल ही में चर्चा कई दिन तक लगातार चली है, और वो एक अद्भुत निर्माण कला का एक अद्भुत नमूना बनकर हमारे सामने आया है। वहाँ एक और भी चीज़ प्रसिद्ध है, वहाँ के तांत्रिक प्रसिद्ध हैं, वहाँ के लेखक प्रसिद्ध हैं, वहाँ के लोक कलाकार और शास्त्रीय कलाकार भी प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक और भी तबका है, एक और वर्ग भी है जो प्रसिद्ध आया है, वो है बनारस के ठग। तो बनारस के ठगों की भी अपनी महिमा है मित्रों। ये ठग राजनीतिज्ञ नहीं है, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं, कहीं आप उनसे ना जोड़ दें, क्योंकि उनमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, उनको अलग से उनका काम, अपना सियासत उनका काम है। ये बनारस के जो ठग हैं वो भी बड़े चतुर माने जाते हैं, कि वो चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं है। इनकी संख्या भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। फहरिस्त जो है, जो पुलिस के रोज़नामचों में दर्ज है, वो तो लिस्ट बहुत लंबी है। आज सिर्फ एक ठग का जिक्र करेंगे, और वो एक ठग है नटवर लाल। नटवर लाल अपने आप में एक किंवदंती, एक कहावत बन गया, एक ऐसी कहावत जिस पर फिल्में भी बनी और सब कुछ हुआ। और नटवर लाल का जो असली नाम है मित्रों, वो है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव। जन्म बिहार का, और बाकी रिहाइशगाह निश्चित रूप से कोई भी नहीं, लेकिन बनारस के साथ उसका संबंध जोड़ा जाता है कि ये भी काफ़ी अरसा तक मुख्य रूप से जो बनारस के चर्चित ठग हैं उनमें शिरोमणि इसको माना जाता है। अब इस शिरोमणि की जो दास्तानें हैं बड़ी दिलचस्प हैं। इस शिरोमणि ने इतिहास बनाया है, इतिहास बनाया भी है और स्वयं इतिहास बन गया है। और इसलिए इसके जो किस्से हैं ये निरंतर नए नए रूप में हमारे सामने आते रहे हैं। और इसके कहा जाता है कि 50 से भी ज़्यादा इसके नाम हैं रोज़नामचों में। हर जो नाम है या हर रोज़नामचे की जो रपट है, आखिर उसी मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल पे आके रुकती है, वहीं तक आकर केंद्रित हो जाती है। और मित्रों, इसके रोचक जो कारनामे हैं ऐतिहासिक, इसने एक बार राष्ट्रपति भवन को भी बेच डाला, और एक बार राष्ट्रपति भवन को बेचा, 2 बार लाल किले को बेचा, और 3 बार ताजमहल को बेच डाला। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे ही होता है कि जो बेचारे ज्ञान से हीन लोग होते हैं, उनको सिर्फ वो दिखाता था कि ये देखो ताजमहल, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसकी संपत्ति मेरे नाम है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इतने पैसे दीजिए, आपके नाम करवा देता हूँ। और वो भवन देख के बंदा पागल हो जाता है, और उसके बाद कहते हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग मिल रही है। और सौदे को ये नहीं था कि अरबों में करता था, सौदे छोटे मोटे, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, बहुत हुआ तो 1 करोड़, इससे ज़्यादा सौदे नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि जो ख़रीदार जिसको वो फंसा कर लाया है, वो ख़रीदार को बहुत बड़ा संपन्न होता तो उसको राय देने वाले लोग भी होते। वो संपन्न तो नहीं है, सिर्फ लोभ लालच के लिए उसके साथ फंस गया है जाल में, और उसने बोगस रजिस्ट्रियां भी करवा डाली। और कई स्थानों पर ऐसा भी हुआ कि सरकारी कारिंदों से मिलकर उसने बोगस नाम बेचने वाला, और जो ख़रीदार है वो असली, उसका भी नाम पता नहीं चलना, और उसके बाद उसके नाम पे रजिस्ट्रियां भी हो गई। और रजिस्ट्रियां रूटीन में मित्रों, जब 50-100 रजिस्ट्रियां रोज़ होती हों, तो ये बीच में 2-4 ऐसी जो रजिस्ट्रियां हैं ये भी हो जाती हैं। तो ये स्थिति इस नटवर लाल ने पैदा की, इतिहास नया रचा। और एक बार उसने 1987 की ये घटना है, ये भी वहाँ कनॉट प्लेस के थाने में दर्ज है। और इसने स्वयं एक घड़ियों की दुकान पर जाकर अपना परिचय दिया, तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी के पर्सनल स्टाफ के तौर पे दिया। अपना नाम वहाँ DN तिवारी बताया, और उन्होंने ये कहा कि कुछ ये है कि ये हमें 93 घड़ियाँ चाहिए, क्योंकि इन दिनों में जो प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे, और ये जो घड़ियाँ हैं ये अलग अलग लोगों ने ख़रीद कर
कुछ तंत्र विद्या के अनुष्ठान करने के बाद उनको भेंट करनी है, और उनका ऑर्डर उसने प्लेस कर दिया। और शोरूम का जो मालिक था बड़ा प्रसन्न हुआ कि अगर इतनी घड़ियां मेरी एकदम बिकने वाली हैं, तो उसने इसकी सेवा की, खिलाया पिलाया, सब कुछ इसकी जो भी हो सकता था इसको ये भी दिया कि अगर आप इतना बड़ा आदेश हमारे लिए लाए हैं तो हम प्रयास करेंगे कि इसमें आपका हिस्सा रखें। और एक बार ये भी है कि इसने उस घड़ी मालिक को एक एडवांस का बैंक ड्राफ्ट भी बनवा दिया। 32,829 रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट भी, जो एडवांस के रूप में था। 93 घड़ियाँ हैं तो उसका 5% या 10% जो भी है, इसने एडवांस के रूप में ड्राफ्ट बनवा दिया और ड्राफ्ट उस शोरूम के मालिक के स्टाफ को दे दिया। वो बड़े खुश हुए कि ड्राफ्ट भी आ गया, तो उसके बाद मज़े ही मज़े हैं। और उसने फिर घड़ियाँ जो हैं वो श्रीमान जी को दे दी और ये कहा कि बाकी का अमाउंट आप भेज दीजिए, यहाँ रसीद पे साइन कीजिए। रसीद पे साइन करवा लिए उससे, और ये बकाया अमाउंट कितना ड्राफ्ट से रिसीव्ड हुआ इतना वो हुआ, और ये सारा कुछ कर करा के उसको उससे साइन करवा लिए। और बड़ा खुश मालिक कि एक दिन में 93 रेयर घड़ियाँ बिक गई, तो बहुत बड़ी बात है। सेल अच्छी हो गई, बिक्री अच्छी हो गई। उन दिनों में कुछ कीमतें भी ज़रा ज़्यादा नहीं थी। बहरहाल अगले दिन बैंक गया मालिक घड़ियों का, तो पता चला कि ये तो ड्राफ्ट ही फर्जी है। इस नाम का कोई ना तो बैंक है, ना कोई इस नाम का खाता है, और कोई भी चीज़ नहीं है। ये ड्राफ्ट नकली है। और उसने एक कोई बना बनाया किसी बैंक का ड्राफ्ट लेकर उस पर वो कुछ स्याही जो है फेर कर या क्या किया, ये उसका मामला है। और ये रोज़नामचे में सब कुछ दर्ज है मित्रों, लेकिन इसने ये कर दिखाया कमाल कि घड़ियों के मालिक से 93 घड़ियाँ ले गया और उसको एक बोगस ड्राफ्ट थमा गया, और उसे काजू बर्फ़ी जो भी खाना था वो भी खा गया। और थोड़ा सा रकम अंडर हैंड ली होगी कि इतना मैंने वो उसको देना है, इतना उस बाबू को देना है। तो ये कर करा के, मतलब इस बंदे ने दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रखी, उच्चतम स्तर तक इसने ठगी कि इसने कभी नीचे छोटी मोटी बातों का हवाला देकर या छोटी मोटी चीज़ों का हवाला देकर इसने कोई काम नहीं किया। मतलब अपना इसने स्तर जो है वो ऊंचा रखा, ठगी का स्तर जो है उसको नहीं गिरने दिया। और एक स्थान पर तो ये था कि जब ये संसद भवन को बेचने की बात थी, तो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो उनके नकली सिग्नेचर भी इसने दिखा दिए। तो सारी उसको मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी पे नकली सिग्नेचर प्रेसिडेंट के दिखा देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मित्रों इसने सब कुछ कर दिखाया। और नटवरलाल उसके बाद उसने एक बार हुआ ये कि ये 1996 की बात है कि पुलिस उसको अदालत के आदेश पर कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स में इलाज कराने के लिए लेके आई कि ये ख़तरनाक है, अगर मर मुर गया तो सारे बहुत लोग मुश्किल में पड़ेंगे, जान चल रही है, तो इसका एम्स में इलाज कराओ। और वहाँ जब ये रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो एकदम से इसने नाटकीयता से ये दिखाया कि इसकी तो सांस उखड़ रही है। और दवाई उससे हवलदार से कहा कि फ़ौरन ये दवाई, सामने दुकान है वहाँ से दवाई लेके आओ। और एक को दवाई लेने के लिए भेजा, दूसरे को ये कहा कि मुझे जल्दी जल्दी मुझे ले चलो बाथरूम में, टॉयलेट में, और मुझे वहाँ ये करना है वो करना है, पेशाब करूँगा और उसके बाद मेरी जान। तीसरे को कहा कि जल्दी जल्दी कुछ बातें मैं कागज़ पे लिख दूं ताकि मेरी अंतिम इच्छा, मुझे कुछ हो जाए तो मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, और मैं कुछ और राज बताना चाहता हूँ, फटाफट सामने की दुकान से। मतलब यह है कि तीनों हवलदार जो साथ थे, तीनों को उनके काम पे लगा दिया। एक को दवाई लेने भेजा, एक को स्टेशनरी, एक को टॉयलेट के बाहर खड़ा कर दिया। और श्रीमान जी वहाँ पर बिल्कुल गायब हो गए। रेलवे स्टेशन से 3 हवलदारों के बीच में से गायब हो गए। और अब मुहावरा है, ये बन गया कि 1956 में ही एक याचिका उसके भाई गंगाराम की ओर से अदालत में जारी की गई कि ये तो 13 साल पहले मर चुका है और इस पर मुकदमे जारी हैं, तो ये मुकदमे सारे के सारे खारिज किए जाएं। मित्रों, अब तक 8 राज्यों में 100 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं, और वहाँ जो फैसले हुए अदालतों में, वहाँ भी इसको 113 साल की सज़ा हो चुकी है। लेकिन नटवरलाल
अभी तक एक रहस्यपूर्ण पहेली बना हुआ है। तो मित्रों, वो आश्चर्य की बात है कि हमारे तंत्र में क्या नहीं हो सकता। यदि ताजमहल को 2 बार बेचा जा सकता है, लाल किला बेचा जा सकता है, राष्ट्रपति भवन और संसद भवन इनकी भी बिक्री हो सकती है। और तो और रही मित्रों, एक मामला ऐसा भी आया था कि जिसमें डीडीए भवन, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का भवन, वो भी एक शख्स ने बेच डाला था। नमस्कार दोस्तों।